बारे में। तो जिसने फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स देखा है उसे तो भाई पता है कि ये अपना इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बट फिर भी नहीं पता है तो मैं यहाँ पे तो बताऊंगा ही। देखो, मान लो अगर गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे एक कंटेनर में आपने भर के रखा है, ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल जब अंदर रहेंगे, ठीक है, ऐसे गैस के मॉलिक्यूल है, तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है ना, इन सभी के पास खुद की अपनी अपनी एनर्जी होती है, चाहे वो फिर काइनेटिक एनर्जी हो। हर गैस, देखो कोई कोई गैस मूव करते हैं, कोई कोई गैस मूव नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई गैस मूव करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। कोई गैस मूव नहीं करता है, रेस्ट में है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है। या फिर यानी कि ये एक बात तो फिक्स है, चाहे तुम खड़े रहो, घूमो, चाहे मत घूमो, या फिर घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर एक ना एक एनर्जी तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम के अंदर की एनर्जी क्या होती है, ठीक है, तो जितने भी मॉलिक्यूल गैसेस हैं, ठीक है, मान लो ये गैस की जो एनर्जी है 10 जूल है, ठीक है, ये गैस की एनर्जी है 9 जूल है, ठीक है, ये गैस की एनर्जी है 8 जूल, ओके, इस गैस की एनर्जी जो है ये 15 जूल है, ओके। तो ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल आप ऐड कर दो, टोटल, और जो ये पूरा आंसर आएगा, ठीक है, ये जो आंसर आएगा टोटल करने में, वही होगी आपकी इंटरनल एनर्जी। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो टोटल यानी कि जो अपना इंटरनल एनर्जी की वो क्या होती है, तो उससे पहले यहाँ पे मैं आपको चीजें बताऊंगा जो कि आपको समझना है। तो ये पहले समझो, ईच, जो मैंने बताया अभी वही चीज यहाँ पे लिखा है, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सारे मॉलिक्यूल दुनिया की कुछ ना कुछ एनर्जी कंटेन करते हैं, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। और एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट हो, किसी न किसी मॉलिक्यूल से ही बनता है, यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट में फिर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो जो आप एनर्जी टोटल ऐड करके निकालते हो, एडिशन करके जो निकालते हो, वही होगी आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे सुन लो अच्छे से, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल इन एन ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड एनर्जी जो मॉलिक्यूल खुद एक ऑब्जेक्ट बनाता हो, तो वही ऑब्जेक्ट की जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, वो टोटल एनर्जी क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो आपको आई थिंक बेसिकली अभी आप अच्छे से आपको समझ गया होगा कि भाई एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी को हम यू से, यू कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, तो सिंपल सा है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इतना चिंतिफा तो कोई भी बता देगा, वेयर u1 इज द इनिशियल एंड u2 इज द फाइनल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। नाउ अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई किसी भी सिस्टम, मान लो ये सिस्टम, ये मान लो कोई भी अपना गैस था, तो ये सिस्टम था ना, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कब चेंज हो सकती है। तो एक बात याद रखो कि जो इंटरनल एनर्जी होती है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी कि इनडायरेक्टली बात करूं तो हीट के ऊपर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। एंड वी नो दैट व्हेन वी परफॉर्म वर्क, तो भी हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके, याद रखना। यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज कर दो सिस्टम के अंदर का, तो हीट चेंज होगा, और अगर हीट चेंज होगा तो फिर अपना इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। बिकॉज अगर आप जितना सिस्टम के अंदर हीट दोगे, तो उतना ज्यादा इन मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मान लो ये 10 जूल था, तो अभी कितना 15 जूल हो जाएगा, फिर ऐसे सब बढ़ेंगे, तो फिर टोटल ऐड करूंगा तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर टेम्परेचर देते हो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। टेम्परेचर कहने का इन द सेंस यानी कि हीट, अगर यानी टेम्परेचर दे रहे हो मतलब हीट दे रहे हो ना यार, तो अगर हीट अंदर देते हो किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और अगर हीट सिस्टम से निकालते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो अगर मान लो आपके सामने कोई सिस्टम है, तो उस सिस्टम को अगर आप लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो रहेगी वो बढ़ेगी। अगर हीट बाहर भगा रहे हो तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। चलो आगे इन द सेंस ऑफ वर्क बात करते हैं। अगर हम सिस्टम में वर्क परफॉर्म करते हैं, ध्यान रखना अच्छे से, अगर हम सिस्टम में वर्क परफॉर्म करते हैं तो हम हीट दे रहे होते हैं, यानी सिस्टम को एनर्जी मिलती है। एक बात याद रखो अच्छे से, जब कभी भी हम सिस्टम में काम करते हैं ना, तो सिस्टम को एनर्जी मिलती है। जब सिस्टम को एनर्जी मिलती है मतलब हीट मिल रही है, तो यानी कि उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और जब खुद सिस्टम किसी पे काम करता है, तो उसका वर्क बाहर अगर कर रहा है सिस्टम, तो उसकी जो हीट है वो बाहर निकलती है, तो फिर उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द हीट, ओके। तो ये बात अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, यानी कि हीट और वर्क है जो ये आप चेंज कर सकते हो। अगर मान लो आप एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो टू द सिस्टम बाय हीटिंग इट, ठीक है, या फिर कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, तो समझ लो कि आप सिस्टम में एनर्जी को ऐड कर रहे हो। इन द सेंस दूसरी कंडीशन में बोलूंगा कि अगर मान लो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम द सिस्टम या टू द सिस्टम है, फ्रॉम एंड टू का बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ठीक है, फ्रॉम एंड टू याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप सिस्टम में कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हो
या फिर कोई हीट परफॉर्म कर रहे हो तो आप सिस्टम में एनर्जी दे रहे हो, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी इन दी केस बढ़ेगी, ठीक है। और अगर मान लो आप कोई भी एनर्जी यहाँ पे सिस्टम से निकाल रहे हो या फिर सिस्टम से कोई वर्क करवा रहे हो, यानी कि ये वर्क बाय द सिस्टम, या फिर यू आर डूइंग द वर्क, या फिर यू आर प्रोवाइडिंग द हीट टू द सिस्टम, या फिर आप सिस्टम से काम करवा रहे हो, तो इस कंडीशन में हीट क्या होगी, रिलीज होगी और एनर्जी कम हो जाएगी सिस्टम की। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा फंडा है यार कि अगर मान लो ये आपका सिस्टम है, आप इसमें वर्क कर रहे हो और या फिर आप इससे वर्क करवा रहे हो, या फिर आप इसमें हीट दे रहे हो, या फिर इससे आप हीट निकाल रहे हो, तो यहाँ पे दो ही कंडीशन है। तो याद रखो, अगर आप हीट दे रहे हो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे क्या हो रही है, सिस्टम काम कर रहा है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम होगी। अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप सिस्टम से हीट बाहर निकाल रहे हो तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। तो हर कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो अच्छे से। चलो अभी हमको यहाँ पे गाइस समझना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। क्या समझना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो इन चीजों को अच्छे से समझ के रखना है रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, तो चैप्टर नंबर जो 4 था, चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर भी हमने पढ़ा है। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड होता है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब आप बोलोगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो एक बात ध्यान रखो अच्छे से। मान लो कोई भी आपके सामने यहाँ पे एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आपने पानी भर दिया, ठीक है, ऐसे आपने क्या कर दिया, वाटर वगैरह फिल कर दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे वाटर है और दूसरी कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, मतलब वही सेम आपने यहाँ पे वेसल इस्तेमाल किया है, जो भरने वाला यहाँ पे सामान है, इसमें जो भी वाटर है इसको अगर आपने हीट प्रोवाइड किया, जब आप इसको हीट दोगे तो ये लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। गैसियस फॉर्म में किधर भी घूमने लगेगा। तो एक बात आपको याद रखनी है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दी सेंस में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो अच्छे से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि जब अपना स्टेट कितने टाइप के होते हैं, स्टेट 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड, एक हो गया गैसियस। तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट जो है ये गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी यहाँ पे लिक्विड फेज में जितनी इसके पास एनर्जी थी, उतनी ही एनर्जी इसके लिक्विड या जो गैसियस फेज में कन्वर्ट हुआ है, उतनी एनर्जी गैस में कन्वर्ट होने के बावजूद भी होनी चाहिए। और यहाँ पे जितनी एनर्जी थी उतनी पहले, मान लो यहाँ पे अगर 100 जूल की एनर्जी थी तो यहाँ भी 100 जूल की एनर्जी रहनी चाहिए। तो मैं कहूंगा इंग्लिश में कि यहाँ पे इनिशियली मतलब जो हीट है, जो ये एनर्जी है, ये कंजर्व हुई है, यानी कि एनर्जी पूरी कंजर्व है। यानी कि आप कुछ भी करो, कोई भी स्टेट को अदला बदली करो, सॉलिड से लिक्विड बनाओ, लिक्विड से गैस बनाओ, गैस से वापस सॉलिड बनाओ, बट एनर्जी जितनी रहनी चाहिए स्टेट की वो कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे अपनी एनर्जी कंजर्व है। तो यही बात ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ये हमेशा रिलेटेड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। तो ये बात अच्छे से आपको समझ के रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो वही चीज को मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बताया है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ स्टेट विच इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल स्टेट, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी रहेगी ना किसी भी सिस्टम की, अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है, अंदर की मतलब इंटरनल की एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी मतलब अंदर वाली एनर्जी जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल स्टेट हो, स्टेट मींस सॉलिड लिक्विड गैसियस, तो कोई भी स्टेट रहने दो बट उसकी इंटरनल एनर्जी फिक्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट लॉ जो होता है इन्हीं कंडीशन से रिलेटेड होता है। तो देखो यहाँ पे एक ये ऐसा लॉ है जिसके बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है, 3 डेफिनेशन है, आप कोई भी एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो पहली है कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि अगर ऐसी बात है भाई कि इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी, कभी चेंज ही नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इतने बड़े यूनिवर्स भी तो बदलता है, यूनिवर्स का भी स्टेट चेंज होता है, ठीक है। यूनिवर्स जो पूरा ब्रह्मांड है उसका भी एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया यहाँ पे फिर, तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कंजर्व है सारी एनर्जी, इसका मतलब यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी आज भी है, यानी कि यूनिवर्स की एनर्जी पूरी कांस्टेंट रहेगी। दूसरी यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूंगा कि टोटल इंटरनल एनर्जी मतलब अंदर की जो एनर्जी है टोटली, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहे, चाहे वो सॉलिड में रहे, लिक्विड में रहे, गैस में रहे, किसी भी स्टेट में रहे, ठीक है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहाँ पे बात किया है आइसोलेटेड सिस्टम, तो मैंने आपको सिस्टम के 3 टाइप बताए थे, एक था ओपन सिस्टम, एक था क्लोज सिस्टम, एक था आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसमें से ना तो कोई हीट बाहर निकलती है और
यानी कि कोई भी चीजें बाहर इसमें से नहीं निकलती है। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा ओपन सिस्टम का। मान लो आपके सामने कोई भी कॉफी या चाय है, उसको आपने किसी भी ग्लास वगैरह में रखा है, तो आपने ग्लास को ओपनली यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो इसमें से क्या होगा, हीट भी बाहर निकलेगी, तभी तो कॉफी का जो वेसल होता है वो गर्म हो जाता है, तो हीट भी बाहर निकलेगी और इसमें से जो इवेपोरेशन होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल मैटर हो गए और यहाँ पे हीट, ये जो निकल रही है गर्मी, ये हीट हो गई। तो ऐसा सिर्फ ओपन सिस्टम में होता है। इन द केस ऑफ क्लोज सिस्टम, मान लो आपने इसी जो आपके पास वेसल है इसको आपने ढक दिया, तो फिर इसमें से हीट तो बाहर निकलेगी, गर्म तो रहेगा वेसल, बट एक कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे कंडीशन ये रहेगी कि इसमें से मैटर बाहर नहीं निकलेगा, बिकॉज हमने ढक दिया है, तो कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल, भाप जो होगी वो नहीं निकलने वाली है। तो ऐसा ओनली क्लोज सिस्टम में होता है। बट व्हाट इफ इन द केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में हम यहाँ पे गैस को ऐसा लेते हैं, इसको ढकते भी हैं और इसके बाद भी हम लोग इसको एक चीज से कवर कर देते हैं। आपने चाय वगैरह की जो केटलियां होती है उन्हें देखा होगा, या फिर थर्मस होता है जो वाटर रखने का, ये आपने देखा होगा। तो यहाँ से ना तो मैटर बाहर निकलेगा और ना ही बाहर के लिए यहाँ पे जो है हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर ही सारी चीजें रहेंगी, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो इन द केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, जब ना तो हीट बाहर निकल रही है ना मैटर बाहर निकल रहा है, तो जो अंदर की इंटरनल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। भाई जब कुछ बाहर निकल ही नहीं रहे तो अंदर जितना है वो दुनिया में हमेशा हर वक्त उतना ही रहेगा ना। तो ये सेकंड कंडीशन हो गया थर्मोडायनेमिक्स का। व्हाट इज द थर्ड लॉ, यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है, तो एनर्जी, वही जो नाइन्थ वाला कंडीशन, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप दुनिया में कभी ना तो एनर्जी को बना सकते हो और ना ही उसे खत्म कर सकते हो, ये आपके पास या किसी भी ह्यूमन बीइंग के पास पावर नहीं है। बट हाँ, हमारे पास एक ही ताकत है कि हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। जैसे कि हम लाइट की एनर्जी जो होती है, लाइट की एनर्जी जो लाइट होती है, ठीक है, इससे हम लोग बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम हीट एनर्जी बना देते हैं लाइट से, ठीक है। वैसे जो सन की लाइट आती है, उस सन की लाइट से हम हीट एनर्जी बनाते हैं। सिमिलर वे में हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम फैन चलाते हैं, यानी फैन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो ये अपना एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल का कन्वर्जन। सो व्हाट वी कंक्लूडेड दैट कि ओनली हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को, हम यहाँ पे क्रिएट या इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये भी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही कहता है, जो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही कहता है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से आपको याद रखना है, एग्जाम में आया तो ये तीनों लाइन, तीनों डेफिनेशन आपको करके दिखानी है, ठीक है। और ये पहला लाइन लिख देना कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओके। सो नाउ अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे गाइस, फॉर्म्यूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, यानी कि कैसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ के रखना। तो देखो, मान लो कोई भी आपके सामने सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम मतलब क्या कि जैसे कोई वाटर ले लो, ठीक है, गैस ग्लास के अंदर कोई चीज ले लो, ठीक है, जो कि अंदर भरी हुई रहेगी, तो इसको हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, जिसमें हम कोई थर्मोडायनेमिक वर्क परफॉर्म करते हैं वही सिस्टम। मतलब मान लो इसके अंदर गैस ले लो या वाटर ले लो किसी के अंदर, तो इसमें हम काम करेंगे ना अभी, ठीक है। तो यानी कि हम इसमें थर्मोडायनेमिक वर्क परफॉर्म करेंगे जिस भी चीज में, वही अपना सिस्टम होता है। और सिस्टम के अलावा अगल बगल की सारी चीजें क्या होती है, सराउंडिंग होती है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझ के रखना है। तो यहाँ पे अभी एक चीज ध्यान दो कि कैसे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ध्यान देना अच्छे से। तो मान लो अभी यहाँ पे कोई भी चीज रखी हुई है, ठीक है, तो अगर अभी इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, मान लो गैस ले लिया, वाटर ले लिया, तो उसके छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल या मॉलिक्यूल, कहो एक ही बात है, तो अंदर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो ये पार्टिकल के पास अपनी खुद की एनर्जी होगी, मैंने अभी अभी आपको बताया। इन सारी एनर्जियों को मैं जब ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, सम कर दूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर मतलब क्या, हीट हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिस्टम में, ध्यान देना अच्छे से, अगर मैं टेम्परेचर देता हूं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं हीट अंदर दूंगा, गर्म करूंगा सिस्टम को, तो इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर मैं सिस्टम से फ्रिज वगैरह में रख के हीट बाहर निकालता हूँ, यानी सिस्टम को गर्म करने से के बजाय ठंडा करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी हो क्या होगी, कम होगी। समझा कि नहीं? तो ये बात आपको समझना है। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल एनर्जी घटती है जब हम लोग यहाँ से हीट बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर देखो Q मतलब होता है हीट और W मतलब होता है वर्क। तो अगर ये सिस्टम हो गया, तो अगर सिस्टम से हम हीट बाहर निकालते हैं तो अपनी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, बिकॉज अंदर का टेम्परेचर फिर कम हो जाएगा ना अगर हीट बाहर निकालूंगा तो, इसके लिए। और अगर कोई भी हीट अंदर देता हूं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी।
क्यों? क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। और अगर हम वर्क भी करते हैं, अगर सिस्टम से काम करवाते हैं जबरदस्ती, तो यानी कि अगर वर्क करवाऊंगा सिस्टम से, तो अगर हम खुद ही काम करते तो यार हमारे अंदर से पूरी हीट निकलती है ना, हम खुद भी गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो W है ये बाहर, यानी वर्क अगर बाहर सिस्टम से किसी के ऊपर करवा रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी सिस्टम की। और अगर आप सिस्टम में खुद काम कर रहे हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, ध्यान देना अच्छे से कि इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी, जब हीट या फिर वर्क को हम सिस्टम में, ऑन द सिस्टम, पॉइंट को याद रखो, ऑन द सिस्टम में जब हम कोई हीट देंगे या वर्क देंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब घटती है, तो जब हम हीट या फिर वर्क को बाय द सिस्टम करवाते हैं, बाय मतलब सिस्टम से करवाते हैं हीट या वर्क को, तो अपनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो यही जो मैंने यहाँ पे आपको अभी बना के रखा है, यही चीज यहाँ पे अभी मैंने समझाई है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। सो यहाँ पे एक चीज कंक्लूजन मिल चुका है भाई, कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की इंक्रीज होने की बात करूं, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज होती है, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तब इंक्रीज होती है जब हम लोग कभी भी कोई वर्क सिस्टम में देते हैं या फिर कोई हम कभी कोई हीट सिस्टम में देते हैं, यानी वर्क सिस्टम में दूं या फिर हीट सिस्टम में दूं, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि अगर मान लो मैंने वर्क परफॉर्म किया, यहाँ पे वर्क परफॉर्म किया 20 न्यूटन का या 20 जूल का, जूल न्यूटन दोनों आप यूनिट ले सकते हो, ठीक है। और अगर मैं हीट परफॉर्म करूं यहाँ पे 30 जूल का, ठीक है, तो यानी कि टोटल कितनी इंटरनल एनर्जी हो गई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो एक चीज थोड़ा सा और समझ लो गाइस, कि अगर मान लो आप किसी सिस्टम में 20 जूल का वर्क परफॉर्म कर रहे हो, तो सिस्टम को कितनी एनर्जी मिल गई, 20 जूल मिल जाती है। अगर आप लोग मान लो 100 जूल का कोई एनर्जी दे रहे हो सिस्टम में, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 100 जूल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जब मैंने 20 जूल का वर्क कराया तो सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी आई, 20 जूल आई। या फिर जब मैंने मान लो 30 जूल का यहाँ पे अगर हीट दिया सिस्टम को, तो कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, 30 जूल से बढ़ी। तो टोटल कितना बढ़ा, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा ना तो टोटल बढ़ जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो क्यू अमाउंट ऑफ वर्क या फिर क्यू अमाउंट ऑफ हीट, मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट एंड या फिर डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क आप सिस्टम में ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम सिस्टम में, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, या फिर क्यू अमाउंट ऑफ वर्क हम सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस, एडिशन ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू, टोटल का एडिशन क्या बन जाएगा, डेल्टा यू, जो कि इंक्रीमेंट इन दी इंटरनल एनर्जी हमें बता रहा है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना अच्छे से। तो ये है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो U है, एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो इसी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल छोटा सा इसे डेल्टा कहते हैं, डेल्टा, यहाँ पे मैं डेल्टा V ऐसे लिख सकता हूँ। डेल्टा V का मतलब क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज क्यों हो रहा है यार, देखो पहले जितना रहा होगा, मान लो इंटरनल एनर्जी पहले 20 जूल रही होगी, ठीक है। अब जब मैं इसमें 20 जूल का वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पे 30 जूल का हीट दे रहा हूँ, तो टोटल मैंने 50, यहाँ से 20, यहाँ से 30, टोटल मैंने 50 और दे दिया, तो ऐड होके कितना बन जाएगा, 70 जूल बन जाएगा। तो यानी कि पहले 20 था, अब 70 बन गया, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई ना। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से दिखाते हैं और नॉर्मल को हम ओनली यू से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है ना, तो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू कब चेंज हुआ, जब हमने Q और W को ऐड किया, यानी कि Q अमाउंट ऑफ हीट और W अमाउंट ऑफ वर्क को हमने ऐड किया ऑन द सिस्टम, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इतना सिंपल सा था यहाँ पे कॉन्सेप्ट। चलो गाइस एक चीज देखते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर मान लो कोई भी इंटरनल एनर्जी है, तो हमारे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं, जो कि ऑलरेडी हमने देखा है, तो उन प्रोसेस, अगर आपको नहीं भी पता तो आज आपको उन प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो अपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, जो 4, 7, 5 जो भी प्रोसेस है, तो उन प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से गाइस। पहला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब हीट, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर जो होगा, हीट जो होगी वो कांस्टेंट होगी। और जब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा यार, सिंपल सी बात है, तो कोई भी ये अपनी इंटरनल अपना जो सिस्टम है और इसके अंदर अगर मान लो टेम्परेचर 0 हो गया, चेंज इन टेम्परेचर 0 हो गया, तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी रहेगी वो भी 0 हो जाएगी ना। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर या फिर हीट के ऊपर डिपेंड होती है। तो
जब भाई टेम्परेचर ही जीरो रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो रहेगी ना, समझा कि नहीं अच्छे से? तो ये बात ध्यान रखो अच्छे से। तो इन द केस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा यू क्या रहेगा? जीरो। वाई यहाँ पे, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कंडीशन हो गई जो यहाँ तक ये मिला, ये कंडीशन हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस का। बट यहाँ पे अगर जब हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो डेल्टा यू की जगह में जीरो पुट कर दो तो क्यू प्लस, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही होता है ना, ये अपना क्या है? ये अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कब प्रूफ हुआ? ये तो देखो यहाँ पे अभी हमने इसे प्रूफ किया इस तरीके से, ठीक है? तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है? तो जब डेल्टा यू इन द केस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन जीरो होता है तो W इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा, यानी जितना वर्क परफॉर्म करोगे वो माइनस क्यू के इक्वल होगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। नाउ इन द केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, हम लोग ने देखा था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिस्टम होता है ना तो कभी किसी से हीट लेता है और ना ही कभी हीट देता है। जब हीट लेता देता नहीं है तो यहाँ पे क्यू क्या रहेगा? जीरो रहेगा। भाई ना ले रहा है ना दे रहा है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जब हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं तो क्यू की जगह में मैं क्या रखूंगा? जीरो रखूंगा। यहाँ पे फिर जो अपनी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू रहेगी वो वर्क के इक्वल आ जाएगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी जब भाई हीट ना लिया ना हीट दिया, और हमको पता है कि हमारे पास ओनली यहाँ पे दो ही कंडीशन है। कितनी कंडीशन है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के? W और Q। तो जब मैं Q ले दे नहीं रहा हूँ तो Q जीरो हो गया ना, तो अब अपनी इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है अभी? तो ओनली W के ऊपर, यानी कि जब मैं अब सिर्फ वर्क परफॉर्म करूंगा तो ही अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जब भाई अपने को यहाँ से Q छोड़ के चला गया, Q जीरो हो गई, तो अब इंटरनल एनर्जी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है? W के ऊपर। तो जितना W बढ़ेगा उतना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि Q तो जीरो हो गया ना, ये बात ध्यान रखना। तो इन द केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस ना हीट अंदर आती है ना हीट अंदर बाहर जाती है, ठीक है? और इन द केस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर जीरो रहता है, ठीक है? ये बात ध्यान रखो। नाउ यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूंगा। आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो रहेगा वो सेम रहेगा, या फिर आप कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लगाना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट यहाँ पे अपने को क्यू ना बोला है और ना ही W बोल के रखा है। यहाँ पे तो आइसोकोरिक में यहाँ पे वॉल्यूम की बात होती है भाई, तो वॉल्यूम की बात होती है तो इस वॉल्यूम की हेल्प लेके हम W निकालेंगे। तो वी ऑलरेडी नो दैट PV वर्क, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं, PV वर्क। तो क्या होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क? ऑलरेडी हमने इसके पहले फर्स्ट वीडियो में देखा है कि PV वर्क W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है। तो यहाँ से डेल्टा V में अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्क। जब ये पूरा जीरो हो गया और इसके मल्टीप्लाई में ये है तो वर्क पूरा जीरो हो जाएगा ना। तो वर्क के जगह में गाइस मैं क्या ले लूंगा? यहाँ पे देखो ना, W डेल्टा V के जगह में मैं जीरो ले लूंगा, समझा कि नहीं? तो W क्या मिलेगा? जीरो। तो ओनली डेल्टा U जो इंटरनल एनर्जी है किसके इक्वल आएगा? Q के इक्वल आएगा। भाई जब वर्क जीरो हो गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके थे, एक था वर्क और एक था हीट, ठीक है? तो एडियाबेटिक में हीट जीरो हो गया, आइसोकोरिक में W जीरो हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे डेल्टा U क्या हो गया? Q आ जाएगा। नाउ इन द केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस, तो आइसोबेरिक में हम क्या करते हैं? आइसो मतलब सेम, बेरिक मींस प्रेशर, ठीक है? तो आइसोबेरिक प्रोसेस में हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं, बट यहाँ पे हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है? यहाँ पे कोई प्रेशर का इस्तेमाल जल्दी हुआ नहीं है, यहाँ पे हमको जस्ट छोटा सा लॉजिक लगाना है गाइस, ठीक है? चलो अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मान लो कि जो हीट है तो वो प्रेशर की वजह से बढ़ रही है, तो मैंने उसको Q से QP मान लिया। ऐसे ही मान लो नॉर्मल Q हीट थी, अगर प्रेशर की वजह से बढ़ रही तो मैंने इसको QP नाम दे दिया, कि मतलब ये हीट प्रेशर की वजह से बढ़ी है। अगर मैं QV कहूँ तो ये जो हीट Q रहेगी वो वॉल्यूम की वजह से बढ़ी है। तो ऐसे ही नेमिंग कर दिया मैंने, Q को QP बता दिया, ठीक है? क्योंकि प्रेशर की वजह से जो हीट बढ़ रही है उसे QP कहते हैं, मान लो ऐसा बोल दिया। नाउ वी विल यूज हियर फर्स्ट इक्वेशन, ये जो वॉल्यूम से इक्वेशन मिला था इसे मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा अज्यूम करता हूँ कि जो अपनी वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है वो कभी जीरो ना हो इन द केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक की कंडीशन में यहाँ पे प्रेशर कभी जीरो नहीं रहेगा, जो अपना वॉल्यूम है वो कभी जीरो नहीं रहेगा, बट प्रेशर जो है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा, ठीक है? तो प्रेशर का तो यहाँ पे हम अभी काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये अपना पूरा इक्वेशन ही बिगाड़ देगा, बट यहाँ पे हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे इन दी आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसोबेरिक में प्रेशर तो जीरो होता है बट इसका इस्तेमाल करना नहीं है, ठीक है? तो हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम जीरो नहीं होता है इन दी केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस में, ठीक है? तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग ये वाला इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान देना अच्छे से। और इस इक्वेशन में मैंने Q को मान लिया QP, देखो यहाँ पे QP रख दिया, ठीक है? और बाकी माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो इसको वैसे को वैसे रखा, ठीक है? और यहाँ पे है डेल्टा U जो कि इंटरनल एनर्जी है। चेंज इंटरनल एनर्जी ओनली यू होती है, डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई, ठीक है?
पहले 80 था और अब 50 हो गया, तो कितना घट गई, 30 घट गई। या फिर पहले 50 था अब 80 हो गया, तो कितना बढ़ गई, 30 बढ़ गई। तो चाहे बढ़े चाहे घटे, चेंज तो हो रहा है ना, वही होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस बात को समझ के रखो अच्छे से। अभी ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन यार, मैथ्स जैसा आप अप्लाई करो। डेल्टा